नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और ये आज आपकी वीडियो है 11th क्लास की फ़िज़िक्स की, जिसमें हम अभी पढ़ा रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें कि अब जिक्र चल रहा है फ़िलहाल कैलकुलस का। और ये पार्ट 2 है, यानी कि दूसरी वीडियो है इंट्रोडक्शन की। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप पहले पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले पिछले पार्ट पे जाएं, उसके बाद इस पे आएँ अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपने देखा है तो आप इस वीडियो को फिर यहाँ से आगे देख सकते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, वो हमने पढ़ा था कि जो 3 साइंटिस्ट थे जिनके नाम थे न्यूटन, लेबनिज़ और गैलीलियो। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इनका जिक्र किया था और इन्होंने कैलकुलस में किस तरह से अपना योगदान दिया। तो उसमें मेनली बात की थी हमने किनकी? गैलीलियो की। गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने ये बताया था कि अगर आप निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ वायुमंडल ना हो, जैसे पृथ्वी पे वायुमंडल है, यहाँ हवा है, आप सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन है, तरह तरह की गैसें वायुमंडल में है, वायुमंडलीय दाब आपके ऊपर लग रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं वायुमंडल की वजह से, बारिश होती है ना, बादल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ वायुमंडल ना हो, यानी पृथ्वी से की सतह से आप बाहर निकल जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, बहुत सारे ग्रह हैं जहाँ पे वायुमंडल नहीं है ना, जहाँ निर्वात में चले जाएं। अब एक तरह से ये कुछ ग्रह पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किसी तरह का एटमॉस्फेयर है, लेकिन अगर आप निर्वात में अंतरिक्ष में हो जहाँ वायुमंडल ना हो, और अगर वहाँ पे आप एक चींटी और एक हाथी को सेम ऊंचाई से गिराएं एक साथ, तो वो पृथ्वी तक एक साथ पहुँचेंगे। जबकि यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, अगर कोई दोनों ये चीज़ें एक साथ गिरें कहीं से, तो हाथी तो बहुत पहले पहुँच जाएगा, चींटी नहीं पहुँचेगी। तो गैलीलियो ने बताया कि चींटी इसलिए नहीं पहुँच पाती पृथ्वी पे क्योंकि हवा का जो है रेसिस्टेंस यानी कि एक तरह से उसका अवरोध, हवा जो है अवरोध पैदा करती है, जो चींटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अवरोध पैदा कर देती है, क्योंकि चींटी हल्की होती है, हवा उसको ऊपर की तरफ उठा लेती है, लेकिन हाथी के लिए इतना अवरोध वो पैदा नहीं कर पाती है। तो इस वजह से हाथी जल्दी पहुंचता है और चींटी देर में। वो हवा के रेसिस्टेंस के कारण है, जिसे एयर रेसिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो उन्होंने ये बताया, हालांकि उसके बारे में लोगों को बड़ी हो रही शुरू में कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि चींटी और हाथी एक ऊंचाई से गिरे और वो एक साथ पहुँचे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम प्रैक्टिकल करके देखें तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि निर्वात में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बात है लगभग आज से 500-600 साल पुरानी। तो तब निर्वात क्रिएट करने का या निर्वात में जाने का कोई तरीका नहीं था। आज तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी है कि आप पृथ्वी के अंदर ही निर्वात एक जगह पर क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी दिमाग लगा के एक्सपेरिमेंट किए, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला निकाला लास्ट में। वो फार्मूला क्या था? वो था V=2CT। अब पिछली वीडियो देखेंगे तो हमारी वीडियो पिछली यहीं पे ख़त्म हुई। उन्होंने किसी भी गिरने वाली वस्तु का वेग निकाला। V क्या है यहाँ पे? वेग निकाला कि एक बिंदु पे उसका वेग किस तरह से बदल रहा है। तो अब जब ये फार्मूला आया, तो इस फार्मूले में देखने की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे V है। V क्या है? वेग। C क्या लिया था? इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? जैसे आप V अनुक्रमानुपाती T है ना, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, बीच में अनुक्रमानुपाती का साइन है, इसको हटा के अगर हमें बराबर लगाना होता है तो हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। वो आपको आगे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, फिलहाल आप ये समझिए, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, यानी ये निश्चित इकाई है। ठीक है, ये बदलती नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो बदलता ना हो, जो एक निश्चित हमने संख्या मान ली है। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या है? T। यहाँ पे T है। T क्या है? T है टाइम। पिछली वीडियो में हमने सब देखा। तो उन्होंने बताया कि देखो ये मेरा फॉर्मूला आया है निकल के, इसके हिसाब से वेग किस तरह से चेंज हो रहा है वो ये फॉर्मूला बताता है। लेकिन इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी किसका जिक्र नहीं है? m का। m का मतलब क्या होता है? मास, या फिर हिंदी में कहें तो द्रव्यमान। उन्होंने कहा पूरे फॉर्मूले में वेग का मतलब क्या है कि कितने वेग से वो पृथ्वी की तरफ गिर रही है। कोई भी चीज़, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई पत्थर हो, चाहे लकड़ी का टुकड़ा हो, कुछ भी चीज़ जो पृथ्वी की तरफ गिर रही है वो किस वेग से गिर रही है। तो जब उन्होंने वेग का फॉर्मूला निकाला तो उन्होंने पाया कि इसमें m तो है ही नहीं, जो कि वो पहले ही कह रहे थे। इसमें m ना होने का क्या मतलब है कि वेग m यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही है नीचे की तरफ,
उसका द्रव्यमान कितना है, यानी वो चींटी है, वो हाथी है, वो हवाई जहाज है, या वो व्हेल मछली है, या वो कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका द्रव्यमान कितना है। यही बात वो कह रहे थे कि आप समान ऊंचाई से किसी भी चीज़ को गिराएंगे दो को, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, वो एक साथ पृथ्वी पे पहुंचेगी, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, निर्वात वाली, अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है। तो इस फॉर्मूले से आपको मतलब समझ में आया। अच्छा, ये जो चीज़ होती है, जो फॉर्मूले होते हैं, ये इस तरह से आपको समझने होते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। इसमें क्या है, v है, 2ct, ये 2 हमारा फॉर्मूला वगैरह निकालने के बाद ये 2 इसमें जुड़ा है, c कांस्टेंट है और t क्या है, टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग जो है वो t के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी समय के हिसाब से वेग बदल रहा है। तो आप एक चीज़ अगर ना जानते हो या आप प्रैक्टिकली में देखेंगे तो क्या होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जब कोई चीज़ ऊपर से गिरती है पृथ्वी की तरफ, ठीक है, मान लो कोई बहुत ऊंचाई से गिर रही है, मान लो 2-4 किलोमीटर की ऊंचाई से कोई चीज़ गिर रही है, मान लो कोई हवाई जहाज है और वो क्रैश हो गया है, अब वो अपने हिसाब से नहीं चल पा रहा, वो पृथ्वी की तरफ बढ़े जा रहा है, पृथ्वी उसका गुरुत्वाकर्षण बल अब उसको अपनी तरफ खींच रहा है, उसका इंजन ख़राब हो चुका है और अब वो खुद नहीं उड़ सकता, उसको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच रहा है, वो गिरता जा रहा है। तो उसकी जो स्पीड होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे वो पृथ्वी की सतह के नज़दीक पहुंचता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी। तो वो हमें इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, v अनुक्रमानुपाती t, भाई v बराबर t के, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यानी समय के हिसाब से बढ़ेगा और घटेगा, अगर समय घटेगा तो वेग भी घटेगा। वो चीज़ आप छोड़ दीजिए, आप ये देखिए जैसे जैसे उसको गिरने में समय लगेगा ना, भाई कोई 2-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज है, उसको गिरने में समय लगेगा ना, तो जितना ज़्यादा समय लगेगा उतने ही ज़्यादा वेग के साथ वो नीचे की तरफ खींचेगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले आपको समझने होते हैं कि फॉर्मूले कहना क्या चाहते हैं। ये सिर्फ रटने वाली चीज़ नहीं है कि v = 2ct कुछ होता है, ये पता नहीं कि होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इस तरह से समझे जाते हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वेग बढ़ता है। और इसी फॉर्मूले में हमने देखा कि इसमें m का कोई जिक्र नहीं है, m का कोई जिक्र नहीं है, यानी द्रव्यमान का कोई जिक्र नहीं है। जब जिक्र नहीं है तो इसका मतलब वेग जो है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चींटी को गिरा रहे हैं कि हाथी को। तो ये जो था एक रिवीजन सा था पिछली वाली वीडियो का। अभी इसमें हम देखेंगे, तो इसमें हमने क्या देखा कि वेग समय के सापेक्ष किस तरह से बदल रहा है, यानी समय के अनुसार किस तरह से वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो कैलकुलस का एक ये यूज़ हो गया कि जब किन्हीं चीज़ में एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा हो, तो अगर हमें वो परिवर्तन पता करना है तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, कैलकुलस का। ठीक है, कैलकुलस का हम उसमें यूज़ करेंगे। कैलकुलस एक टाइप का मैथमेटिक्स है जिसको हमने एक अलग मैथ कर दिया है, जैसे अलजेब्रा होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ऐसी एक कैलकुलस है। इसके फॉर्मूले जब मैं आपको ये समझा दूंगा उसके बाद दिखाऊंगा किस तरह के होते हैं। अभी फ़िलहाल हम समझ रहे हैं कैलकुलस के यूज़ क्या हैं और ये कैसे इसका जन्म हुआ, एक तरह से कैलकुलस कैसे इस दुनिया में आई और किस तरह से उसकी ज़रूरत पड़ी लाने की, है ना, किस तरह से उसकी इन्वेंशन हुई, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो एक तो गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इसमें कैलकुलस का फाइनली यूज़ करा, यानी एक तरह से कैलकुलस के यहाँ से एक कैलकुलस एक तरह से यहाँ से उत्पन्न हुई। तो v = 2c वो कैसे उत्पन्न हुई, गैलीलियो वाला हिस्सा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब हम आगे का देखेंगे। तो आपने क्या देखा कि वेग समय के सापेक्ष किस तरह से बदल रहा है, ये हमारा किसने बताया, कैलकुलस ने। अब दूसरी चीज़ क्या है, अच्छा ये जो सापेक्ष बदलने वाली चीज़ है, यही नहीं कि हम वेग देख रहे हैं, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में बदल रही हैं। जैसे कि मान लो कोई देश है, उसकी जनसंख्या बदल रही है ना, उसकी जो है जनसंख्या हर साल बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, जो भी हो रहा है, यानी उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन। साल के हिसाब से उसमें हर साल कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। तो हर साल किस परिवर्तन से वो बदल रही है, अगर वो निकालना हो तो वहाँ कैलकुलस काम आएगी। और आपका सुबह से लेकर शाम तक आपका टेम्परेचर बदलता है, किस दर के साथ वो बदल रहा है। भाई सुबह में थोड़ा मौसम ठंडा था, दोपहर आते आते गर्म हो गया, शाम आते आते थोड़ा और कम, रात आते आते काफ़ी कम हो गया, है ना। तो ऐसे पूरे दिन टेम्परेचर बदलता है, तो वो समय के सापेक्ष कैसे टेम्परेचर बदल रहा है, ठीक है। और आपका जो है प्रदूषण किस तरह से किसके सापेक्ष बदल रहा है, कि कितने वाहन सड़कों पे चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन चल रहा है। तो उस सब को हम कैसे निकालते हैं, उस सब में काम आती है हमें कैलकुलस। तो कैलकुलस के ज़रिए आपने देखा कितनी सारी चीज़ों में काम आती है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कैलकुलस की। और
कुछ भी कह सकते हैं। भी परिवर्तन तो आपका ज्ञान बदल रहा है किसके सापेक्ष, कि आप इस वीडियो को कितने ध्यान से देख रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से आपका ज्ञान बदल रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपकी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, और यानी कि आपकी समझ बढ़ रही है, आपका जो दिमाग थोड़ा तेज़ हो रहा है, ताकि आपको चीज़ों को समझने की ताकत आए दिमाग में। तो कुल मिला के कोई ना कोई चीज़ एक दूसरे के सापेक्ष कहीं ना कहीं बदल रही है, और वो जो बदलने की दर है कि किस हिसाब से वो बदल रही है, कितनी तेज़ी से, कितनी मंदी से, और एग्जैक्ट है क्या, किस तरह से बदल रही है, उसको कैसे निकालते हैं हम। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो कैलकुलस के ज़रिए हम उसको निकालते हैं। तो आपने देखा कैलकुलस का कितना यूज़ हो गया। अब इसके अलावा गैलीली ने तो ये खैर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली अपनी, उन्होंने अपना निकाल के बता दिया कि भाई चींटी और हाथी को गिराओ तो सेम टाइम में पहुंचेंगे। अब उसके अलावा बहुत सारी समस्याएं चल रही थी उस टाइम पे, मैथ में भी चल रही थी, फिजिक्स में भी चल रही थी। तो अलग अलग तरह की समस्या थी, जिसमें उनमें से एक समस्या क्या थी, एक थी कि भाई ये जो है, मान लीजिए कोई शेप है, शेप किस तरह की, मान लो ट्राइंगल है, तो इसका तो फॉर्मूला वो निकाल चुके थे कि भाई ट्राइंगल का हम किस तरह से वो निकालते हैं, एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते थे। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई ऐसी शेप भी होती हैं कुछ इस तरह की, इसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल, क्योंकि कितनी साइड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 साइड है इसके अंदर। तो उन्होंने देखा कि भाई इसका एरिया कैसे निकालना है, ट्राइंगल का तो हमने निकाल लिया, तो इसका क्या तरीका हो निकालने का। ये सब चीज़ें तब हो रही हैं जब कोई फॉर्मूले नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो जनरली देख रहे हैं कि भाई इस तरह की शेप है तो कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि इसको छोटे छोटे ट्राइंगल में बांट दो, छोटे छोटे ट्राइंगल में इसको बांट दो, और उसके बाद इनका एरिया निकाल लो एक एक करके, और उसको जोड़ दो। पहले इसका निकाल लो, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इन सब के एरिया निकालो और जोड़ दो, आपको एरिया मिल जाएगा। तो उनको समझ में आया कि हाँ भाई ये एक तरीका है, और इस तरह से हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो चलो बात ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ शेप ऐसी आई जो कि हर तरफ दिखाई दे रही है। उन्होंने देखा कि मान लो ये ले लेते हैं, कोई सर्कल है, अब इसका एरिया बताओ कैसे निकलेगा। यहाँ तक तो आपने निकाल दिया कि भाई इस हेक्सागोनल का हम किस तरह से निकालेंगे, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका बताओ ये कैसे निकलेगा। अब यहाँ बड़ी समस्या खड़ी हो गई, तो इसकी शेप दें तो दें कैसे इसको, इसका एरिया निकाले तो निकाले कैसे। अब आज के टाइम में बात करें तो आप भी कहोगे कि सर इसमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर होता है, सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर लगाओ और बात खत्म, आपका एरिया आपके पास है, सीधा एक ही फॉर्मूले में। आपको आर पता करनी है सिर्फ कि त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या मतलब ये आधी दूरी, फीता लो, सेंटर में जाओ गोले के, और सेंटर में भी नहीं जाते, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाओ किसी भी किनारे से, और उसको आधा कर दो, है ना। एक इंसान यहाँ खड़ा हो जाओ इस गोले के, एक इंसान दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, एक इंसान यहाँ खड़ा हो जाओ, एक इंसान यहाँ खड़ा हो जाओ, फीता लेके जो दूरी हो उसको आधा कर दो, वो क्या होती है, त्रिज्या। आर आपके सामने आ गई, पाई आर स्क्वायर में रख दो, पाई का मान आपको पता है 22/7, बात खत्म, एरिया आपके सामने। लेकिन दिक्कत क्या है, ये समस्या तब की है जब पाई आर स्क्वायर था ही नहीं। तो अब उस टाइम पे कैसे निकालें जब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता। आप सपोज करो आपको नहीं पता कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर से निकलता है ना, ये फॉर्मूला है इसका, और इससे ये निकल जाएगा। तो अब आप सोचो कि इसका एरिया आप किस तरह से निकालोगे, यही समस्या उनके सामने थी। अब उन्होंने सोचा इसके बारे में, बहुत सारे मैथमेटिशियन लगे हुए कि भाई इसका एरिया हम निकालें तो निकालें कैसे। उन्होंने काफ़ी दिमाग लगाने के बाद सोचा कि एक काम करते हैं, इसके अंदर ना ऐसी, जैसे हमने ये वाली फिगर बनाई थी, ये वाली, इसी तरह की कुछ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं छोटी छोटी, और उन छोटी छोटी फिगर के बाद उनका एरिया, ऐसी फिगर बनाते हैं जिनका एरिया हम निकाल सकें, और फिर उनको आपस में जोड़ देंगे, जैसे इसमें किया, इसमें ट्रायंगल बना लिया था। तो ऐसा ही काम इसमें करते हैं। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसमें एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ये ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे और ये ऐसे। अब ये वाला एरिया हमारा निकल गया, ठीक है। बचा कौन सा, अभी किनारों का एरिया बच गया थोड़ा थोड़ा, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ भी बच गया, यहाँ भी, लेकिन बीच का एरिया हमारा निकल आया। बीच वाले कैसे निकाले,
बीच वाले को ऐसे निकालेंगे कि इसको जो है अब ये वाली शेप में बांट दिया, इसको ट्राइंगल में बांट दो, और अब इनके इसका 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 ये वाली शेप बन गई वापस। ठीक है, इनका 6 का एरिया निकाल लो, इनको जोड़ दो, तो लगभग इसके आसपास निकल आएगा। लेकिन अभी तो एरिया साइड का बच गया, तो आपके पास एक्यूरेट एरिया तो आया नहीं, तो अभी समस्या है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो आपको पता नहीं है, बस आपने एक जुगाड़ लगा के, अपना दिमाग लगा के थोड़ा बहुत उसको बना लिया, लेकिन एग्जैक्ट एरिया नहीं निकल पा रहा। तो बड़ी परेशानी चल रही मैथमेटिशियंस के बीच में, जो उस टाइम के गणितज्ञ थे, कि भाई इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसकी जो भुजा हैं, जो हमने 6 ली हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 भुजा वाला बना है, इसकी ना जो भुजाएँ हैं इनको बढ़ा देते हैं। जैसे इनको बढ़ाएंगे तो एरिया छोटा हो, जो एरिया हमारा बच रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे? उन्होंने कहा कि भाई इसकी भुजा हमने 6 ली थी, इनको ज़्यादा ले लेते हैं। इनको एक काम करो, ये हो गई है ना, ये हो गई, ये फिर ये ऐसे कर करके। तो क्या होगा, अब ये जो है एरिया साइड में जो ज़्यादा बच रहा था, ये वाला, ये अब थोड़ा पतला हो गया है ना, पतले से मतलब कम हो गया। अब हमें ज़्यादा एरिया निकाल पा रहे हैं। अब हम क्या कर पा रहे हैं, अब हम ये बीच का जो एरिया है ये हम ज़्यादा निकाल पा रहे हैं। इसको अंदर से क्या करेंगे, इसको फिर वो ट्राइंगल बना लेंगे इसमें, और ट्राइंगल का फॉर्मूला था ही, निकाल लेंगे ट्राइंगल बना के, तो एरिया कुछ कम हो जाएगा। वो और ज़्यादा हम थोड़ा सटीक निकाल पाएंगे। एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा सटीक निकाल पाएंगे। अब ये इतनी समस्या चल रही थी कि इसको निकालें तो निकाले कैसे। तो उसके बाद यहाँ पे लेबनीज़ बड़ा अजीब सा नाम है, लैब नहीं आता, लेबनीज़। इन्होंने क्या किया, ये आए कौन, लेबनीज़, स्पेलिंग अजीब है। तो इन्होंने क्या किया कि हम एक काम करते हैं, ये जो भुजाएं हैं, भुजाएं से मतलब ये जो साइड की, पहले में हमने कितनी ली 6, इस वाले में कितनी थी 6 भुजा वाला, इसमें कितना लिया, इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो गई। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जब हम भुजा बढ़ा रहे हैं, मान लो इनको हम n कह देते हैं, तो यहाँ पे n कितना है 7, भुजाओं की संख्या यहाँ पे n कितनी है 6। वो कह रहे हैं अगर हम इनको बढ़ा देते हैं तो ये जो बाहर वाला एरिया है, मान लो अंदर का एरिया हमने मान लिया कि ये वाला एरिया है a, जो इसका जो टोटल एरिया है वो क्या है a, और ये वाला जो बच जाता है ये क्या है डेल्टा a। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसकी भुजा बढ़ाएंगे डेल्टा a छोटा होता चला जाएगा, यानी कि जैसे जैसे, तो अगर n को क्या कर दें, हम n को कर दें टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी हम इतनी भुजा खींच दें, अनंत भुजाएं खींच दें। इसमें हमने जैसे यहाँ 7 भुजा ली, यहाँ पे 6 भुजा ली, टेंडिंग टू मैंने पिछली वीडियो में बताया था, टेंड टू का मतलब क्या होता है कि उसकी ओर अग्रसर, यानी कि ये इन्फिनिटी की ओर अग्रसर है, यानी अनंत तो नहीं है लेकिन अनंत के आसपास है। जैसे कि पिछली वीडियो में जिक्र आया था टेंड्स टू 0 का, यानी कोई संख्या टेंड्स टू 0 कब होगी, यानी वो 0 नहीं है लेकिन वो 0 के आसपास है। आसपास मतलब 0 के ही बराबर है, जैसे कि उसको हम मान सकते हैं कि 0 0 0 0 0 0 0 0 1, तो ये 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 ही है, टेंडिंग टू। इसको हम कैसे लिखते हैं, टेंड्स टू 0। तो उन्होंने क्या कहा, अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए तो ये जो डेल्टा a हमारा बच रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंडिंग टू 0, यानी ये इतना कम हो जाएगा कि लगभग 0 के बराबर। और जैसे ही डेल्टा a 0 हो जाएगा तो सारा एरिया हमें a का मिल जाएगा, क्योंकि डेल्टा a यानी ये जो बाहर बचा हुआ एरिया है ये तो बचेगा ही नहीं, ये तो 0 हो गया। सारा एरिया कौन सा बचा, सिर्फ a वाला, और a ही हमें चाहिए। तो उन्होंने जो निकाला मेथड यही था कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए तो डेल्टा a टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये जो टेंड्स टू, ये कैलकुलस में ही चलता है, टेंडिंग टू मतलब अग्रसर, उसकी तरफ अग्रसर। तो यहाँ पे किसकी तरफ अग्रसर, इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 की तरफ। इन्फिनिटी तो आप सभी समझते होंगे, जिसको अनंत कहते हैं। एक छोटी सी सिंपल से रूप में अगर समझाया जाए कि इन्फिनिटी क्या होता है, यानी अनंत क्या होता है, कि आप अपने दिमाग में किसी भी चीज़ की सबसे बड़ी संख्या जो सोच सकते हो, है ना, कोई भी सबसे बड़ी दूरी, सबसे बड़ा नंबर अपने दिमाग में जो सोच सकते हो, जो भी सोच सकते हो, है ना, उससे एक ज़्यादा ही क्या होगा इन्फिनिटी, यानी उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही क्या होगा इन्फिनिटी। यानी जो भी आपकी सोचने की सीमा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इन्फिनिटी, यानी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, उसे क्या कहते हैं, अनंत। तो अनंत की ये छोटी सी डेफिनेशन है समझने के लिए। तो अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, यानी हम इतनी भुजा मान लें, जो हमने यहाँ 7 मानी है या 6 मानी है, कि ये इन्फिनिटी मान लें, तो ये जो डेल्टा a बच रहा है बार बार, ये क्या हो जाएगा, ये
ज़ीरो की तरफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम भुजा बढ़ा रहे हैं 6 से हम 7 पे आए तो डेल्टा ए कम हो गया। जैसे हमें डेल्टा ए ख़त्म करना है, क्योंकि जो एरिया बच रहा है हमारा, ये जो एरिया बच रहा है हमें यही तो ख़त्म करना है, ये हमारा बचना नहीं चाहिए, तभी तो हमें एरिया मिलेगा सही से। और इसे ही क्या कहते हैं हम, डेल्टा ए। डेल्टा ए माना हुआ है, तो डेल्टा ए बचना नहीं चाहिए, यानी ये ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी ये ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो ज़ीरो कब होगा, जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उन्होंने इसी में यूज़ करके कैलकुलस का यूज़ किया। उसके बाद आपका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर वगैरह निकल के आए। तो ये जो टेंडिंग वाला फॉर्मूला जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था वो यहाँ पे भी लगा। इसको किसने यूज़ किया, लेबनिज़ ने। तो जब उन्होंने इसमें यूज़ किया, वो सोल्व कर रहे थे मैथ की प्रॉब्लम, जो लेबनिज़ थे, लेकिन न्यूटन इसी चीज़ की अप्रोच को किस में यूज़ कर रहे थे, फिजिक्स के अंदर। वो देख रहे थे कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सापेक्ष कैसे बदल रही है। वो गैलीलियो वाली थ्योरी को आगे ले जा रहे थे, और लेबनिज़ किसकी थ्योरी को ले जा रहे थे, मैथमेटिशियन वाली, है ना। दोनों यूज़ कर रहे तो कैलकुलस ही हैं, लेकिन अपने अलग अलग फील्ड में। वो मैथ में एरिया निकाल रहे हैं, और वो फिजिक्स में न्यूटन जो है वो देख रहे थे कोई सी चीज़ किसी चीज़ के सापेक्ष किस तरह से बदलती है, किस दर से बदलती है, उसका कैसे पता लगाया जाए। तो दोनों यूज़ कर रहे हैं कैलकुलस, लेकिन अपने अलग अलग फील्ड में। और ये लगभग समकालीन रहे हैं, लेबनिज़ और न्यूटन एक आसपास के ही हैं दोनों, एक ही समकालीन, मतलब एक ही टाइम में ये दोनों जीवित थे अपने। तो ये यहाँ पे इस तरह से उसका एरिया फाइंड करने की जो समस्या मैथमेटिशियंस के सामने थी, वो कैलकुलस ने वहाँ पे दूर की। अब इसके बाद लेबनिज़ ने एक और चीज़ देखी कि जो वक्र होते हैं, क्योंकि अब एरिया निकालना जो है उन्हें समझ में आ गया कि कैलकुलस से हम एरिया निकाल सकते हैं अब किसी भी चीज़ का, है ना। क्योंकि एक उन्हें नया मेथड मिल चुका था किसी चीज़ का एरिया निकालने का, जो अभी तक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने थी। तो उन्होंने एक ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये कोई कर्व है, कर्व मान लो ये रहा, ठीक है, यहाँ तक ये कर्व है, और मान लीजिए इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अच्छा ये अक्ष कौन सी है, y, और ये वाली x, ठीक है। ये तो आप समझते हैं x ये है और y है। उन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक छोटे से हिस्से का, बहुत छोटे से का, हालांकि इतना छोटा बन नहीं पा रहेगा, लेकिन इसको हम मान लेते हैं, हम इसका एरिया निकाल लेते हैं छोटे से का। ये x है, और जब ये बहुत छोटा है, मैंने आपको कहा था जब कोई चीज़ छोटी होती है तो उसे लिखते हैं हम डेल्टा से, मान लो डेल्टा x, ठीक है। और जब वो टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए, यानी बहुत छोटी हो जाए, टेंडिंग टू ज़ीरो, बहुत ज़्यादा छोटी, तो फिर वो डेल्टा एक्स नहीं होके फिर वो क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब ज़रूरी नहीं है एक्स है, यहाँ डी टी भी हो सकता है, या डी वाई भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, डी में। तो ये हमने बहुत छोटा लिया, तो ये क्या होगा, ये हो गया डी एक्स, और ये लंबाई डी वाई, सॉरी ये डी वाई नहीं होगी, ये तो वाई होगी, क्योंकि ये छोटी नहीं है तो पूरी लंबाई ली है हमने। तो ये क्या हो गई, वाई। अब इसका एरिया कैसा आएगा, ये किस तरह का हो गया, ये जो हमारी इस तरह की स्ट्रिप बनी है ये पतली सी, ये क्या आयत के रूप में। आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होगा, जब ये हमने इतना छोटा लिया है कि इसका जो चौड़ाई है वो भी डी एक्स है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर मान लो इस सारे का क्षेत्रफल ए है, पूरे बड़े हिस्से का, इस सारे का ए है, तो छोटे से का क्या होगा, डी ए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, वाई, चौड़ाई क्या है, डी एक्स, या y इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी एक्स, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये निकल के आ गया। यही चीज़ गैलीलियो ने बताई थी। उन्होंने क्या बताया था, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी वेग बराबर डी एक्स क्या है, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी बटे समय क्या होता है, वेग। तो यही चीज़ उन्होंने बताई थी, यही चीज़ यहाँ पे निकल के लेबनिज़ ने बताई। तो इस तरह से फिजिक्स में भी सेम कंसेप्ट चल रहा है, मैथ में भी सेम कंसेप्ट चल रहा है, दोनों कैलकुलस चल रही हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से, यानी वो मैथ में यूज़ कर रहे हैं, वो फिजिक्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अभी ये हमने दो तरीके पढ़े, एक तो एरिया निकालने का। अब जब भी मैं आपको कभी कहूँगा कि इस वक्र का एरिया निकालना है, अब चाहे वो इस तरह का वक्र है, चाहे वो इस तरह का है, चाहे वो इस तरह का है, अब वो कुछ भी किसी भी तरह का है, अगर उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो आप एकदम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कैलकुलस यूज़ होने वाली है। जब मैं कहूँगा कि किसी चीज़ के सापेक्ष दर परिवर्तन हो रही है, मैं कह रहा हूँ 2 बजे टेम्परेचर ये था, 4 बजे ये था, इसकी मुझे दर चाहिए, है ना, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या यूज़ होने वाली है, कैलकुलस। तो अभी तक आप 2 चीज़ें पढ़ चुकी हैं। पहली, किसी चीज़ के सापेक्ष बदलना,
यानी वो बदलने की दर। किससे निकालेंगे? कैलकुलस से। दूसरा, किसी भी वक्र का क्षेत्रफल कुछ भी हो, उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो एकदम आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कैलकुलस। हालांकि अभी आपको ये लग रहा होगा कि निकालेंगे कैसे, इसके फॉर्मूले हैं जो मैं बाद में लिखाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे हैं इसके, ठीक है। लेकिन अभी आप समझो कि बेसिक कैलकुलस आ कहाँ से रही है और उसका यूज़ क्या करने वाले हैं हम। नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको लिखवा सकता था, आपको सीधे आते ही फॉर्मूले लिखवा देता, आप उनको रट लेते, याद कर लेते, आप शायद थोड़ा बहुत लगाना भी सीख जाते, लेकिन आप उनको रटते और वो रट्टाफिकेशन ही थोड़ी सी मुझे वहाँ से ख़त्म करनी है ताकि वो आपको रटना ना पड़े। एक बार समझ में आ गया तो फिर ईजी हो जाएगा मामला। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए तो ज़रूरी जिनके पास होम साइंस थी और जिनको अभी थोड़ा मैथ थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा 10th के मुकाबले, है ना। इजी है, समझ में आएगा अगर वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो ये सोच के चलेंगे हमने तो 10th में मैथ पढ़ा ही नहीं था, अब पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो उनको वैसे ही समझ में नहीं आने वाला। उनको अपना थोड़ा दिमाग खुला रखना पड़ेगा, उनको नहीं, सभी को, चाहे वो मैथ वाला बच्चा हो चाहे वो होम साइंस वाला हो, सभी को थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उनको सीखना होगा, और अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको पूछनी पड़ेंगी, चाहे वो व्हाट्सअप के ज़रिए पूछो फ़िलहाल जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं, या स्कूल में आके आप पूछो, मेरा नंबर भी है ग्रुप में, तो आप किसी भी तरह से पूछ सकते हैं जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं। जैसे स्कूल खुल जाएंगे, क्लासेस चल जाएंगी, तो ये सब कुछ समझाना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो अभी आपने 2 चीज़ें सीख ली जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। सापेक्ष किसी के बदलना, उसकी दर कैसे निकालते हैं, और किसी वक्र का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम किस तरह से निकालते हैं। तो ये 2 टॉपिक हमारे यहाँ पे आज कंप्लीट होते हैं, और अब अगली वीडियो में हम इससे आगे का जिक्र करेंगे। चलेगा अभी कैलकुलस ही, शायद अगली वीडियो में मैं आपको इसके फॉर्मूले भी लिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो अभी 26-27 मिनट की हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो, और लगभग आधे घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये पार्ट 2 था, अगला वीडियो जो आएगी आपकी वो पार्ट 3 आएगी फिजिक्स की। तो तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जो समस्या हो वो आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।